नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के पहले हम हिंदी के बारे में समझते हैं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले पहले व्यक्ति प्रताप नारायण मिश्र थे। हम कहते हैं कि जो कभी ना मरे उसे हम एक शब्द में अमर कहते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी व्याकरण का ज्ञाता हो उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण, व्याकरण कहेंगे। तो व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसी को हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बनता है। इसमें करण मूल शब्द है और बी और आ ये दो उपसर्ग हैं। किसी मूल शब्द के पहले जो खंड होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। आपसे यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कोई कहेगा 52, कोई कहेगा 33, कोई कहेगा 25, कोई कहेगा 2। तो वर्ण के भेद 2 होते हैं। आपसे वर्ण के भेद के बारे में पूछा जा रहा है, न कि वर्ण की संख्या। तो आपको ध्यान देना है। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी में वर्ण विचार। हिंदी का व्याकरण है, आपकी बुक का नाम है भाषा संचय। इसमें आपका चैप्टर 2 है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। अनेक वाक्य को मिलाकर हम कहानी, निबंध, नाटक आदि साहित्य की रचना करते हैं। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि वर्ण ही भाषा की मूल इकाई है। वर्ण के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे हम इसमें लिखे हैं कमल, तो कै बोलते हैं कै, तो ध्वनि निकलती है ए। आप बोल के देख लीजिए, कै तो निकलेगा ए। बोलेंगे मैं तो निकलेगा ए स्वर, और बोलेंगे ले तो निकलेगा ए। तो क्या हो गया? कमल। क्योंकि परिभाषा है व्यंजन का कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये जो आपका कमल है, कै, ए, मैं, ए, ले, ए से मिलकर बना होता है। इस प्रकार वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई? ध्यान से सुनिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। एक बार और वर्ण की परिभाषा। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। और इसी वर्ण के समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला की अब परिभाषा क्या होगा? हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला का परिभाषा क्या होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णमाला कहती हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहती हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 है। आपसे हम पूछे थे ऊपर कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। आपको 52 नहीं कहना है। वर्णमाला की संख्या 52 होती है और वर्णमाला वर्णों से मिलकर बनी होती है। तो वर्ण के भेद 2 होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। अब आप चार्ट में देख रहे हैं स्वर। स्वर की परिभाषा चार्ट में है स्वर। तो आप देखिए सबसे लेफ्ट साइड में स्वर है, जिसे हम क्या कहते हैं, वावेल्स। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। एक बार और ध्यान से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, फ्लूत। ह्रस्व, दीर्घ, फ्लूत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर किसे कहती हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब नंबर है फ्लूत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। इसमें राम, रा और मैं के बीच में जो हमारा 3 होता है हिंदी का, उसी की तरह लिखते हैं। ओम, जो बीच में 3 होता है, वो हिंदी के रूप में लिखते हैं। इंग्लिश नहीं, हिंदी के रूप में 3 बनाते हैं। पहले ज़माने में लोग जैसे 3 लिखते हैं आपके बाबा बाबा, उसी तरह ओम कहते हैं, ओम राम। तो ये नाटक के संवाद में इसका प्रयोग होता है। तो आपके 7 दीर्घ स्वर हो गए और 4 ह्रस्व स्वर हो गए। अब 2 अयोगवा होते हैं, एक अंग और एक अह। एक अंग और एक अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहेंगे? विसर्ग का। अनुस्वार का उदाहरण है जैसे गंगा, रंग, प्रातः, अतः आदि। और इसी में एक आता है अनुनासिक। इसको स्वरों में गिनते नहीं, लेकिन इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे ये नाक और मुंह के द्वारा बोला जाता है, जैसे आँख, मांग। ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं।
और इसी में हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, इस चार्ट में लिखे हैं। आपसे कभी कभी आगे चल के पूछ लेगा कि इन स्वरों में से अग्र स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं। तो आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए आपके अग्र स्वर होते हैं, ए आगे से बोले जाते हैं। जैसे कहते ए आगे से, और सॉरी ए अग्र हैं। और कोई पूछे आपके मध्य स्वर क्या होती है, अनार वाला ए मध्य से, बीच से हम बोलते हैं। अपने जब गला के अंदर से बाहर से हवा निकालते हैं तो मध्य से बोलते हैं। और पश्च से क्या बोलते हैं, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर हैं। तो हम लोग स्वरों के बारे में समझ लिए, एक बार और देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसमें 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लोत। तो ह्रस्व किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये होते ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी यू, ए, ओ और औ। फ्लूत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, ओम। ये हम पढ़ लिए। इसके बाद अयोगा अंग अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। और एक होता है अनुनासिक, ये जैसे ये नाक और मुंह से इसका उच्चारण किया जाता है। इन ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, जैसे आँख, मांग, आंत, गाँव, ये सब होता है। विसर्ग का उदाहरण दुख हो जाता है, अतः, प्रातः। और अंग का उदाहरण मंच, रंग, भंग, जंग, पंख आदि। आप लोग स्वर समझ गए होंगे। यदि बुक होगा तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ढ को जोड़ने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। लेकिन यदि आप पेपर में कहीं आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम कहेंगे 33 होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में हम वर्ग पढ़ते हैं, व्यंजन और उच्चारण स्थान। इसमें क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज ध इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये आपका वर्ग हो गया। पूछते हैं कि क वर्ग में क्या आता है तो कहेंगे क ख ग घ अंगा। यदि पूछे कोई कि च वर्ग में क्या आता है तो च छ ज झ इया। यदि कोई पूछे ट वर्ग में क्या आता है तो ट ठ ड ढ आड़ा। यदि कोई पूछे आपसे त वर्ग में क्या आता है तो त थ द ध न। यदि आपसे कोई पूछे प वर्ग में क्या आता है तो प फ ब भ म। और यदि कोई आपसे पूछे द्विगुण व्यंजन लिख के दिखाओ तो ड लिख के उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं और ढ इसके नीचे बिंदी। इसी को द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है।
अब कै ख गै घै अंगा, ये हम कंठ से बोलते हैं। जब गला से निकलते हैं, बोल के देखो क, गले पे हाथ रख के बोलो क, तो आपका जो कंठ है वो कंपन करता है क। उसके बाद च तालब, ताल उसे बोलते हैं। कंठ के आगे आओगे ऊपर तो ताल होता है। ताल के ऊपर मूर्धन्य होता है, मूर्धा जिसे बोलते हैं। और आगे आप बाहर आओगे और तो दंत होता है, और दंत के बाहर आपका ओठ होता है। इसी तरह बोलते हैं, जैसे हमें ओठ से बोलना है पै, बोल के देख लीजिएगा पै, तो आपका ओठ कम छुएगा दोनों, फै बै फै। लेकिन हर वर्ग का क ख ग घ अंगा, जो हर वर्ग का पांचवा है, जैसे ड, इया, अण, न, मैं, मतलब हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। जैसे कहेंगे ड, इया, तो ये आपका नाक से कंपन होता है। आपका क्या कंपन होता है? नाक होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हर वर्ग का पांचवा व्यंजन का ध्वनि क्या है, तो कहेंगे नासिक के व्यंजन। क्या कहेंगे? नासिक के व्यंजन। इसके बाद आता है य र ल व, य र ल व। इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसको हम जान लेते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है, जो मुख के भीतर स्थित होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व। अब वो उच्चारण स्थान समझ लेते हैं। य का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। जैसे वहाँ ऊपर हम पढ़े हैं च छ ज झ इया, इसी प्रकार हम यहाँ ये जो है आपका तालु है, तालव्य से बोलते हैं। र और ल ये दंत से बोलते हैं। आप लोग एक एक चीज़ बोल के अपने मुख से देख लीजिएगा। व जो होता है वट, व से वट, ये आपका दंत और ओष्ठ दोनों साथ बोलते हैं। जैसे कहते हैं व, तो आपका दांत और ओठ दोनों काम करता है। अब हम पढ़ेंगे स, स है, मतलब आपका जो तीनों स है, जो आप लोग कहते हैं बड़का स, छोटका स, षटकोण वाला स, ये गलत है। यदि आपसे कोई पूछे कि ये स बताओ क्या है, तो कहेंगे नहीं कि ये सलजम वाला स, नहीं, इसको कहेंगे तालव्य से। कोई पूछे लिख के दे पूछ ले कि ये कौन से है, तो बड़ा से नहीं बोलेंगे पहले से के बारे में। ये आपका सलजम वाला से नहीं है, इसका नाम होता है तालव्य से। यदि कोई आपको लिख के दे देगा तो आप इसको क्या कहेंगे? तालव्य से। और आपका जो आप बोलते हैं षटकोण वाला से, ये गलत है। यदि आपको कोई षटकोण वाला से लिख के दे दे, यदि पूछे कोई ये आपसे क्या है, तो आप कहेंगे मूर्धन्य से। उसके बाद आता है, कहते हैं हम छोटा से, सर्प वाला, सपेरा वाला, तो ये छोटा से नहीं है, इसको हम कहेंगे दंत से। क्या कहेंगे? दंत से। तो पहले से का मतलब तालव्य से, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। उसके बाद से मूर्धन्य से, फिर दंत से, और है जो है यह हम कंठ से बोलते हैं। आप बोल के देखिए, जैसे कहते हैं है, कंठ। इनको हम ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। कोई बोले कि इन्हें संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्री, त्रिशूल,
ज्ञानी, श्रेय, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो लोगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे छतरी है तो क प्लस स, क प्लस स। इसका उदाहरण लिख लें। जैसे लिखता है सुरक्षा, तो हम क्या कहते हैं, छ है तो उसको कहेंगे सुरक्षा, क ले के बोलते हैं तब ये आपका सही होता है। इसीलिए छतरी क प्लस स। पेपर में आता है, पूछता है, 4 ऑप्शन देगा सुरक्षा किन से बना है, तो क प्लस स प्लस क और एक आध 2 दे देगा और एक इनमें से कोई नहीं, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, एक और दे देगा और कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या सही करेंगे, क प्लस स। और ध्यान रहे नीचे हलंत लगना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है और हलंत का ही मतलब होता है कि वो आपका ए है, तो सभी के नीचे हलंत होना चाहिए। यदि हलंत नहीं, हाँ देखो उसी में एक ऑप्शन दे देगा हलंत नहीं रहेगा, तो आपको संयुक्त स्वरों में हलंत लगना चाहिए। क प्लस स। त्रिशूल है तो त प्लस र, त के नीचे हलंत है। ज्ञानी, ज प्लस या ज के नीचे हलंत है। श्रेय, स प्लस र, स के नीचे हलंत है। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कोई पूछ ले इसकी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, दो भिन्न व्यंजनों के योग से, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें ये 4 हैं, लिख के दिखा देंगे, छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेय। आप लोगों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों से बहुत लोग पूछ लेते हैं वर्णमाला, आपके घर में, आपके बाहर की वर्णमाला में ये बताइए, क्योंकि आजकल ये सब कंपटीशन के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो लोग पढ़ते हैं और पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, कहते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आता है नंबर, कहा जाता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के स्थान पे व्यंजन के भेद। तो उच्चारण के स्थान पे व्यंजन के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के स्थान पे व्यंजन के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। कोई पूछे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद, तो 2 भेद। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। तो पहला अल्प प्राण किसे कहते हैं, कोई पूछ ले अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो उनको कहेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है तथा कम शक्ति से मुख से बाहर निकलती है, तथा कम शक्ति से मुख से बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। समझ में नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। छोटा सा, जिनको बोलने में कम समय लगे, बस जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगे उनको अल्प प्राण, और जिनको बोलने में अधिक समय लगे उनको महाप्राण कहते हैं। जैसे देखो लिखे हम ऊपर देख लो, जैसे लिखे हैं क, उसके बाद लिखे हैं ख। अब क को लिखना है तो सिर्फ के से लिखे देंगे, और ख को लिखना है तो के एच से लिखेंगे ख। तो बड़ा कौन हुआ, ख बड़ा हुआ ना, तो उसको बोलने में अधिक समय लगेगा ना। अब भाई क सिर्फ के से बन रहा है और ख आपका के एच से बन रहा है, तो कम समय किस में लगा, क में लगा, और अधिक किस में लगा, ख में लगा। उसी प्रकार आगे देख लो, ग जी से बन जाएगा और घ जी एस से घ, तो ऊपर से तीर लगा लेते हैं, क और ग। ये क्या है, अल्प प्राण, क्योंकि जी से ही ग बना और सिर्फ के से ही क बना, तो क और ग अल्प प्राण।
और ख और घ महाप्राण। और आपका अंगा बताए हैं ऊपर नासिक के व्यंजन है। तो च ज अल्प प्राण और छ और झ महाप्राण। उसी प्रकार ट ड अल्प प्राण, ठ और ढ महाप्राण, त द अल्प प्राण, थ और ध महाप्राण, प और ब अल्प प्राण, फ और भ महाप्राण। बाकी आगे सब पांचवा